प्यारे बच्चों, आज शनिवार का दिन है। आज बहुत कम बच्चे आए हैं स्कूल में। सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आजकल सर्दी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे, क्योंकि आजकल सर्दी बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ में, समाचारों में, चाइना में एक बीमारी चल रही है अभी फिर दूसरी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा कोई है, उसमें बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना ध्यान रखना है। एक तो सभी बच्चे अपनी जो स्वेटर हैं स्वेटर पहन के आएँ, ठीक है। सुबह का समय आप बाइक में आते हैं, स्कूटी में आते हैं या किसी भी वाहन से आ रहे हैं तो आपको ठंड लगती है, ठीक है। आपके फेस पे ठंड लगती है, सिर में ठंड लगती है, तो टोपी पहन के आएँ और अपनी स्वेटर पहन के आएँ स्कूल में, ठीक है। उससे आप ठंड से बचे रहें। और क्लास में इधर-उधर मैं बहुत बच्चों को देखता रहता हूँ, गैलरी में घूमते रहते हैं, ऊपर घूमते रहते हैं, पानी ज़्यादा पीते रहते हैं, कोई पानी के वहाँ बाहर वहाँ पर रहता है। ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। हाँ, अपना बचाव अपने आप करना है। अगर देखो आप स्कूल रोज आओगे, रोज अगर बीमार नहीं रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आपको ये परेशानी कभी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान। अब बहुत सारे बच्चों को देखो खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है ना। इसके लिए आप लोगों को पहले से तैयारी करनी है कि आप पूरे उसमें बीमार न पड़े। अब हम करते हैं दूसरे टॉपिक की बात। सबसे पहले होता है आपका स्वास्थ्य। क्या होता है? अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से बीमार हैं तो आप कोई भी कार्य करने के लिए कितनी मेहनत कर पाएंगे, उतना उतना ना तो आप मेहनत कर पाएंगे, न उसको समय दे पाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बीमारियों के साथ ही गुजार देंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले है स्वास्थ्य, वो आपका ठीक होना चाहिए। सुबह का समय है, सुबह का समय आप जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें समय लिखा गया है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे से होता है? सुबह 3:30 बजे से 6 बजे तक का। सुबह 3:30 बजे से 6 बजे तक का। तो आप लोगों को 3:30 से 6 के बीच में नहा धो करके अपना तैयार हो जाना है, ठीक है। जो बच्चा जितनी जल्दी उठेगा उसके अंदर उतनी एनर्जी होगी, और जो जितना लेट उठेगा उसके अंदर एनर्जी की कमी रहती है पूरे दिन भर। तो इसलिए अगर आपको एनर्जेटिक रहना है पूरे दिन भर, तो आप सुबह 3:30-4 बजे उठ जाएं और सोने का समय बनाएं रात को 8-9 बजे तक। 9 बजे तक का समय आपके लिए सोने का ठीक है। उससे आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और सुबह 3:30-4 बजे आप लोग उठ भी जाएंगे। 3:30-4 बजे के बाद आपने अपना जो भी आपका नित्य क्रम है, फ्रेश होना है, अपना कोलगेट करना है, नहाना है, धोना है। उसके बाद आप आधे से 1 घंटे का योग करें। क्या करें? योग करें। बहुत कठिन आसन तुमसे नहीं हो पाते हैं तो सरल आसन करें, जिसमें कि कपालभाति और अनुलोम विलोम। बहुत सिंपल से होते हैं, ये तुम पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो। अगर आगे से किताब भी खुली है तब भी तुम कर सकते हो। अगर तुम कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई चीज देख रहे हो, तब भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इससे आपका ब्रीदिंग सिस्टम सही हो जाता है, ठीक है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां शुरू होती हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी गांठें बनती हैं, जितना भी दर्द होता है, ये सब चीजें होती हैं किससे? कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिस भी जगह पर आपका पेन हो रहा है, चाहे वो आपका कोई भी जगह हो शरीर में, गांठ बन रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कोई चीज पक जा रही है, उसमें पस निकल रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, ये वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह आपको क्या करना है? अनुलोम विलोम। क्या करना है? अनुलोम विलोम जानते हो कैसे होता है?
एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से नाक सांस को छोड़ते हैं। तो ये कम से कम आपने 15 से 20 मिनट रोज करना है। कितना करना है? 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति। ठीक है। दो योग भी अगर आप डेली डेली अगर आप आधा घंटा करते हैं तो आपको आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो स्वस्थ रहने के लिए मेन है योग, योग करना चाहिए। तो जितने भी हमारे पुराने ऋषि महर्षि जितने भी लोग थे वो सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, सुबह 3:30 बजे उठ जाते थे। उसके बाद अपने नित्यक्रम ठंडे पानी से नहाते थे। आजकल तुम सब लोग गर्म पानी से नहाते हो। ज्यादा गर्म पानी से नहाना भी हानिकारक है। ठीक है। तो पानी से अगर तुम गर्म पानी से नहाते हो तो हल्का गुनगुना पानी से नहाना चाहिए। अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं तो उससे भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। और बॉडी में क्या होता है? ड्राइनेस आ जाती है। बॉडी में क्या होता है? ड्राइनेस होती है। तो इसलिए आजकल वुलन्स के कपड़े आप पहनते हैं, उसमें आपको फिर खुजली होना शुरू, कई कुछ बॉडी में होती है ना, खुजली आती है अंदर से गर्म कपड़े पहन के, है ना। वो सब ड्राइनेस के चक्कर में। तो इस ड्राइनेस को बढ़ाने के वो खत्म करने के लिए आपको कम गर्म पानी से नहाना है, बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमने अपने जीवन में अपनानी है। ठीक है। जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। आपके घर में कोई भी ज्यादा गर्म पानी से नहाता है उनको भी आप समझाइए। अब आप बड़े हो चुके हैं, जितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं सारे बच्चे ही बड़े हैं, सब समझदार हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे छोटे हैं ये बच्चे बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको समझदारी है आज की डेट पे, है ना। तो आप लोगों को समझदार बनना है, अपने घर वालों को भी समझाना है, खुद भी समझदार बनना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, और एक अच्छे नागरिक बनना है। ठीक है। हम्म। तो आज हमारी जो कहानी है वो है स्वामी विवेकानंद पे। किस पे है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? मैंने एक बार पहले भी बताई थी ना। हाँ, इतने ही बच्चों को पता है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। क्या नाम था? सिद्धार्थ तो नाम भगवान बुद्ध का था। ठीक है। तो जो नरेंद्र थे वो भी तुम्हारी तरह छोटे बच्चे जब थे, उनके घर में सब लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग थे। उनके पिताजी हाई कोर्ट में वकील थे, है ना। और उनकी माताजी जो है वो भी काफी भगवान की पूजन करने वाली थी। भगवान शिव को वो अपना आराध्य मानते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। तो एक समय ऐसा था कि जब नरेंद्र जो हैं, जब तुम्हारी उम्र के थे, छोटी उम्र के थे, कहते हैं कि एक बार वो शिवालय में गए थे। शिव जहाँ पर शिवालय शिवलिंग होता है ना, जहाँ पर जल चढ़ाने जाते हैं, तो शिवालय में गए थे। उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो क्या खा रहा है? शिव जी के ऊपर रखा हुआ प्रसाद खा रहा है। शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा के आते हो ना आप लोग, तो क्या होता है कि एक चूहा शिवलिंग के ऊपर चढ़ के, सुबह सुबह गए होंगे अर्ली मॉर्निंग, है ना। तो तब देखा, तब पुजारी भी नहीं उठा होगा, तब देखा तो वहां पर चूहा जो है उस प्रसाद को, जो पहले दिन का पढ़ा प्रसाद चढ़ाया हुआ था, उसको खा रहा था। तो उस दिन उनको समझ में आया कि अगर भगवान है तो ये अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं करता है ना। तुम्हारे तरह बच्चे थे तो समझ में बहुत सारे आपके दिमाग में भी बहुत प्रश्न उठते होंगे कि मम्मी पापा पूजा करते हैं, मम्मी पापा ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ भगवान होता है, क्या होता भी है कि नहीं होता है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी चलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही नरेंद्र के दिमाग में भी ऐसे प्रश्न उठने लगे। उन्होंने कहा कि जिस शिव की पूजा मेरी माताजी करती हैं, वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावर भगवान शिव के पास है, लेकिन भगवान शिव तो अपने ऊपर जो चूहा चढ़ा हुआ है उसको भी नहीं भगा सकते हैं। तो ये पावर कैसी पावर है? उस दिन से उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं भगवान की खोज करूंगा, अगर कहीं भगवान है तो मैं उसकी खोज करूंगा। तो उसके बाद से उनका ध्यान जो है इन चीजों में, जो पैसा कमाना, ये सब चीजें करना जो हम आम जीवन में करते हैं सारे लोग, उससे उनका ध्यान हट गया और वो एक ब्रह्म की खोज में निकल पड़े। ठीक है।
ब्रह्म की खोज में निकले, भगवान की खोज में निकले। भगवान की खोज में निकल पढ़ाई भी करते रहते थे। तो उनको गुरु मिले उनके रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, परमहंस उनको बोलते हैं। उन जो है वो गुरु के पास गए। जब रात्रि का समय, सुबह का समय था, वो वहां गए तो उन्होंने कहा कौन है? तो नरेंद्र ने कहा कि यही जानने में आया हूं कि मैं कौन हूं, यही जानने में आया हूं कि मैं कौन हूं। तो इसमें गुरु समझ गए कि ये जो चेला है ये कोई ऐसा तो है नहीं, आम इंसान नहीं है। तो उन्होंने अपना शिष्य बनाया और अपने आश्रम में रहने के लिए कहा। विवेकानंद की एक ही खूबी थी कि वो किताबों को बहुत पढ़ते थे। ठीक है, उन्होंने किताबों पे, जो किताब उनको मिलती थी वहां आश्रम में या जहां पर भी उनको जो किताब मिलती रहती थी, उसको वो पढ़ते रहते थे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मोबाइल से पढ़ना अलग बात है, मोबाइल देख करके समझ जाना अलग बात है, लेकिन किताब पढ़ने की जिसको आदत होगी वो बच्चा कभी अपने जीवन में पीछे नहीं हो सकता है। तो हमेशा अपने किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। यही विवेकानंद ने भी किया था। ठीक है, तो वो रोज ऐसी किताबें पढ़ते रहते थे। उनको एक शौक था कि उनके जो आश्रम में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, वो सारी किताबें पढ़ने के बाद उनको पढ़ाते थे। जो शाम को तुम लोगों को क्लास दी जाती है, शाम को आप लोगों को क्लास दी जाती है ना, कि आप लोगों को टीचर क्या करते हैं कि जो आपने सुबह से पढ़ा है उसको आप दोबारा से रिपीट करें या पूछें, है ना। और या आपस में आप ग्रुप डिस्कशन करते हो ना। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन यही है कि आप एक दूसरे की बातों को जानते हैं। कोई बच्चे को समझ में मैथ्स आती है, किसी को साइंस से ज्यादा समझ में आती है, किसी को हिंदी समझ में ज्यादा आती है, किसी को ज्योग्राफी समझ में ज्यादा आती है। तो जब आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको उसका भी ज्ञान हो जाता है जो आपने पढ़ा नहीं है या जिसको आप समझ नहीं पाए हो। ठीक है, तो विवेकानंद की हमेशा एक ही आदत रहती थी कि वो पहले तो किताब पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते थे, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करते थे। और जो उनके जो जूनियर्स होते थे, जो छोटे, जो वहां पर आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे होते थे, उनको वो पढ़ाते रहते थे। तो उससे उनका ज्ञान का जो लेवल था वो बहुत ऊपर हो गया, उनको बहुत कुछ समझ में आने लग गया। जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप ये मत समझिए कि ये किताब मेरे काम की है या नहीं है, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो मेरे सिलेबस से बाहर की किताब है, मैं इसको क्यों पढूं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो किताब मिल रही है उसको आप पढ़िए। हर किताब में एक ज्ञान होता है। जो किताब लिखने वाला होता है ना, आपने देखा होगा जो पोइट लिखते हैं, जो राइटर लिखते हैं, जो भी अपनी किताब को लिखते हैं, उनको उस किताब को लिखने में 30-30, 40-40 साल लगते हैं। जितने भी लोग पीएचडी करते हैं, आप जब आगे जाओगे, पढ़ाई करोगे, रिसर्च करोगे, उन पे किताबें लिखोगे, किसी भी विषय पर आप किताब लिखोगे, तो उस किताब को लिखने में आपकी पूरे जीवन भर की पढ़ाई और जितना आपका ज्ञान है वो सब एक किताब में लिखते हैं लोग। तो किताबें कोई ऐसी चीजें नहीं है कि उनको पढ़ने के बाद जो है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हर किताब कुछ ना कुछ कहती है। ठीक है, तो आप लोगों को किताब पढ़ने की आदत डालनी है। उसमें आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक किताब है, उसमें ये देखिए कि जिसने ये किताब लिखी है उसने अपने 30-40-50 साल का जितना भी बड़ा अनुभव है वो उस किताब में लिखा है। हर एक इंसान किताब नहीं लिख सकता है ना। आज आपको कहेंगे कोई किताब लिख दो किसी चीज पे, आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। किताब कौन लिखता है? जिसको बहुत ज्ञान होता है। ठीक है, आम इंसान के बस की बात नहीं है किताब लिखना। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि किताब किसी के 50 साल की मेहनत हो सकती है, किसी के 60 साल की मेहनत हो सकती है, किसी के 40 साल की मेहनत है, किसी के 30 साल की मेहनत है, और वो भी उसकी मेहनत है जो इतनी मेहनत ऑलरेडी कर चुका है। कोई भी बात को रिसर्च करने पे, किसी बात को समझने के लिए उसने कितना समय लगाया है, कितनी मेहनत करी है, उसके बाद वो तुम्हें एक किताब के रूप में तुम्हें वो दे देते हैं लिख करके कि आप इसको पढ़िए, और हम उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आपको जो किताब मिले उसको आप पढ़िए, उसमें कुछ ना कुछ बात ज्ञान की लिखी होगी। ठीक है,
तो किताब पढ़ने की हमेशा आदत डाली। ऐसे ही जो है नरेंद्र भी करते थे। किताब पढ़ते पढ़ते उनको इतना नॉलेज हो गया, उनको ये नहीं मतलब था कि ये किताब किस चीज की है, ये वेदों की है, ये इसकी है, इसके कोई भी किताब पढ़ते थे। तो बाद बाद में जब उनका ज्ञान इस लेवल का हो गया कि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी चीजें पढ़ ली, लगभग उनको ज्ञान इस लेवल का था कि कहते हैं कि वो 1 घंटे में 700 पेज की किताब को पढ़ लेते थे। कोई पढ़ सकता है 1 घंटे में 700 पेज की किताब, 500 पेज की किताब को कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है ना। वो कैसे पढ़ लेते थे? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी पहले ही। तो जितना उनको अनुभव होता रहा, समझ रहे हो, एक किताब से दूसरी किताब, दूसरी किताब से तीसरी किताब, तीसरी किताब से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं। ठीक है। तो जब आप देखते हैं कि जब आप भी ऐसा करते रहेंगे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, 4th की पढ़ी, 5th की पढ़ी, 6th की पढ़ी, 7th की पढ़ी, 8th की पढ़ी, 9th की पढ़ी, 10th की पढ़ी, तो आपको फिर बीए और एमए में वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बेस इतना क्लियर रहेगा कि आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जो छोटी छोटी चीजें वो यहाँ लिखी है, उसी से आगे जाकर के वही चीज विस्तृत होती रहती है। ठीक है। जो अभी तुम्हारे किताब में थोड़ा सा लिखा है, वो जब आप आगे एमए में जाओगे तो वो जो है बड़े रूप में लिखा होगा, बस इतना फर्क होगा। लेकिन अगर आपने 3rd 4th 1st से लेकर के आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो भी किताबों को आप पढ़ रहे हैं, ईबीएस पढ़ रहे हैं, मॉरल साइंस पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें आपकी मैथ्स की है वो है, आप जोड़ घटाव गुणा भाग आप अभी सीखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, एलकेजी यूकेजी वाले, तो ये कहाँ तक काम है? तो पूरे जीवन भर काम आते हैं। अब इनको कोई एमए में थोड़ी सिखाएगा तुम्हें, है ना। तो अभी से सीख ली, जो चीज सीख ली सीख ली। और वही गुणा भाग जो होंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होंगे, वो आगे भी वैसे ही होंगे। अब यहाँ पर ऐसे हैं तो वहां भी वैसे ही होंगे, होंगे ना। अब जो हिस्ट्री आप आज पढ़ रहे हैं, जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं कि हमारा जो है ये पृथ्वी कैसी है और इसमें कितने राज्य हैं, कितने क्या हैं, कितने क्या हैं, ये आगे भी ऐसे ही रहेंगे एमए तक भी। इसमें कुछ चेंज थोड़ी हो जाएंगे। कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं जीके की, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाएगी, बाकी चीजें वही रहेंगी। उत्तराखंड कहीं खिसक के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश खिसक के उत्तराखंड में तो नहीं आएगा ना। चीजें वही हैं। अभी आपको हम देश, राजधानी, ये सब चीजें सिखाते हैं। ठीक है। आगे जाकर के आप धीरे 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 उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें होती हैं, उत्तराखंड में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन है तो वही जो आपने पहले से पढ़ा है। तो इसलिए किताबें जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे वो छोटी क्लास की हो, चाहे वो बड़ी क्लास की हो, छोटी क्लास से ही बड़े का सफर तय होता है। मैंने आपको 50 बार समझाया है और मैं हर बार यही कहता रहता हूं, भारत की जो सबसे टॉप की जो परीक्षा होती है यूपीएससी होती है ना, उसमें आपके 6th 7th 8th 9th से पूछा जाता है। और इसी टाइम पर बच्चे पढ़ते नहीं। जिसने इस टाइम को अपना गोल्डन चांस बना लिया है, जिसने इस टाइम पर पढ़ना शुरू कर लिया है, वो बच्चा आगे आप उससे कोई परीक्षा दिला दो, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो आज से ही आपने जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है, समझना है। और उसको अब आपने इसलिए नहीं पढ़ना है कि मैंने इस साल पास करना है, अगले साल मुझे कोई मतलब नहीं है ना। आपने ये पढ़ना है कि ये मेरी एमए तक की पढ़ाई है, जहां तक मैं पढ़ पाऊंगा वहां तक का बेस यहीं से शुरू होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तो आगे भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अभी से, आज से, अभी से अपनी पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दो। जो आज आप पढ़ रहे हो इसको ऐसा मत समझो कि हमने केवल एग्जाम पास करना है और रट लिया और हो गया। समझो उस चीजों को। ठीक है। तो ऐसा ही विवेकानंद भी किया करते थे। एक बार कहते हैं कि वो विदेश में गए थे, तो वहां लाइब्रेरी में रखी हुई किताब थी। जो उस लाइब्रेरी में किताबें रखी थी वो भाषा विवेकानंद को नहीं आती थी। ठीक है। वो भाषा उनको नहीं आती, कुछ कुछ सिमिलर शब्द थे उनको जो थोड़ा बहुत समझ में आया उस किताब में से। लेकिन लाइब्रेरी ने मुझसे पूछा कि भाई आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं, आपके समझ की तो बात ही नहीं है किताब, आप तो इन लैंग्वेज को भी नहीं समझते हैं, क्या लिखी है इसमें। उसने कहा थोड़ा बहुत तो मुझे समझता है, क्योंकि मैं भारत को बहुत ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि वहाँ विविधता है और हर भाषा एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल करती है।
तो उन्होंने कहते हैं कि 1 घंटे में वो 600-700 पेज का जो किताब थी वो खत्म कर दी। और जब वो लाइब्रेरियन के पास जमा करने के लिए गए थे, तो उसने पूछा कि आपको कुछ समझ में आया? बोला कि आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए इसमें से। और जब उसने पूछा तो उनको सब कुछ आता था। तो ये होती है ज्ञान की एक पराकाष्ठा। ज्ञान ऐसे ही नहीं आता है। मैं आपके आगे ये सब चीजें कहानियां इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपने शरीर, परसों मैंने दिमाग की बातें बताई थी ना, कि आप अपना जैसा दिमाग बनाओगे वैसा ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। ठीक है? जैसा आप अपने दिमाग को संदेश दोगे, जैसा आप बॉडी को चलाने के लिए काम करवाओगे, उसी तरह से आपका शरीर जो है पूरा तंत्र पूरा काम करने में लग जाता है। ठीक है? तो विवेकानंद ने भी ऐसा ही किया था, आप लोगों ने भी यही करना है। आज से अपने दिमाग को ये करना है कि आलस्य छोड़ना है। ठीक है? और साफ सुथरे बन करके, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि आप वैसे ठीक ठाक हैं, देखने में सब ठीक 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 ठाक हैं, आपकी यूनिफॉर्म गंदी हो रही है, आपके सॉक्स गंदे हैं, आप बाल बना करके नहीं आए हैं, आप नेल्स काट करके नहीं आए हैं, आप ऐसे ही उठ करके बैग उठाया स्कूल आ गए हैं, और बॉडी तो ठीक है लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं है। स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि मुझे स्कूल में सबसे सुंदर दिखना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना आ जाएगी, उस दिन तुम्हारा तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो तुम्हारी बॉडी से अपने आप में सब काम कराने लग जाएगा। जिस दिन तुम ये समझोगे कि स्कूल में मुझे सबसे सुंदर दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है, तो उस दिन से तुम देख लेना, खुद ही तुम्हारी नींद सुबह जल्दी खुल जाएगी, तुम सुबह नहाओगे भी, और सुबह नहा धो करके स्कूल आओगे, तुम्हारी यूनिफॉर्म गंदी होगी तो तुम खुद धोना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो दिमाग आपकी बॉडी से अपने आप काम कराएगा। इसमें कुछ करने की बस सोच की जरूरत होती है। आप अपनी सोच को बदलेंगे तो उस दिन से आप वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे। अभी आपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई नौकरी चाकरी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई छोटे बच्चे कहते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, अब उसको पता ही नहीं कि डॉक्टर क्या होता है। मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है, उसको आईएएस ऑफिसर के बारे में पता ही नहीं उसमें होता क्या है ना? अभी आप लोगों को ये सब चीजें पता नहीं है। आपने अभी केवल अपना जो विषय है उस पर आपने उस पर करनी है रिसर्च, कि आपके विषय में कोई ऐसी चीज ना रह जाए जो तुमको नहीं आती। बस तुम आगे जा करके कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी। आप इंजीनियर बननी है इंजीनियर बनो, आपको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनो, आपको स्पेस में काम करना है उसमें आप काम कर सकते हो, आपको ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करना है इसमें कर सकते हो। भूगर्भ वाले होते हैं ना जो वैज्ञानिक, जो धरती के नीचे क्या है ये सब खोज करते हैं ना, ये बनना है। बहुत सारे रास्ते हैं दुनिया में, आईएएस बनना है आईएएस बनो, आपको जो बनना है। लेकिन अभी अगर आपको अपनी किताबें सारी याद होंगी, आपको अपना कोर्स पूरा आता होगा, आप हर साल ये सोचिए कि मुझे मेरा कोर्स पूरा आना चाहिए बस। आपकी ये सिर्फ 12, जो बच्चे फर्स्ट में पढ़ रहे हैं उनकी 12 साल की मेहनत है, जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हैं उनकी केवल 6 साल की मेहनत है। 5-6 साल मेहनत कर लोगे ना तो जिंदगी में तुम्हारे पास नौकरी में कोई कमी नहीं रहेगी। आज ये नौकरी छोड़ोगे कल वो दूसरी नौकरी, दूसरी नौकरी छोड़ोगे तीसरी नौकरी, तीसरी नौकरी छोड़ोगे चौथी नौकरी। नौकरी की कोई कमी कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अगर ये पीरियड तुमने सही से निकाल लिया, ये समय तुमने सही से कर लिया, आप कहोगे मैं बीए में पढ़ाई करूंगा, मैं 12वीं के बाद जब कॉलेज जाऊंगा तब पढ़ूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं जब 9th में जाऊंगा तब पढ़ूंगा, जब मैं 12th में जाऊंगा 11th 12th में जाऊंगा तब पढ़ूंगा, तब तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। ठीक है? जो पढ़ाई आज यहाँ फर्स्ट क्लास में है वो सेकंड क्लास में और टफ हो जाएगी, थर्ड क्लास में और टफ होगी, फोर्थ में और टफ होगी, फिफ्थ में और टफ होगी, सिक्स में और टफ होगी, अच्छा टफ होती जाती है पढ़ाई। टफ क्या होती है? जिसने फर्स्ट में ढंग से सीख लिया उसको सेकंड का कोर्स पूरा आ जाएगा, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जिसने सेकंड का समझ लिया उसको थर्ड का कोर्स समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? लेकिन अगर जब आपको फर्स्ट की चीजें नहीं आती और आपको हम एट्थ की चीजें पढ़ाने लग जाएंगे तो आपको आएगा ही नहीं वो।
आपको फोर्थ की चीज नहीं आती है, आपको एट्थ की चीज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती कहेंगे, आपको समझ में नहीं आया कि एट्थ में लिखा क्या है ये। तो इसलिए डे बाय डे अपना नियम बनाओ कि जो मुझे आज पढ़ाया गया है वो मुझे आज ही खत्म करना है और आज ही समझना है। अपने घर में भी देखो, यहाँ शाम को आपकी क्लासेस पूरी फ्री है ना, कोई पैसा तो नहीं लेते शाम को रुकने का, है ना। सारे टीचर्स यहाँ रुकते हैं आपके, आपको पढ़ाने के लिए। आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं स्कूल में पढ़ लीजिए, आपके लिए उतना ही सफिशियंट है ना। शाम को सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना। आपको जिस विषय में दिक्कत होती है, अब हिंदी है, अंग्रेजी है, आपका गणित है, विज्ञान है, आपका भूगोल है, इतिहास है, जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको जिसको जहां समस्या आ रही है वो शाम को उस क्लास टीचर के पास जा करके पूछ सकता है, पढ़ सकता है। और ऊपर से हम लोग आपको व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि आज क्या पढ़ा है। अगर आप किसी दिन absent हो गए, किसी की तबीयत खराब है, कभी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चीज भी हम भेजते हैं ना आपको घर के लिए। तो कोई भी चीज आपकी मिस नहीं हो रही है। और सरकार ने इतना अच्छा वो किया है कि हर एक जो टॉपिक्स हैं हमारे मैथ्स के या साइंस के, जो भी किताब के टॉपिक्स होते हैं, वो सब आपके इंटरनेट पे अब उपलब्ध है। इंटरनेट पे है ना सारी चीजें, सारे उसके लेक्चर भी हैं, सब चीज है, वहां भी टीचर पढ़ाते हैं। आपको अगर वहां समझ नहीं आ रहा वहां भी देखिए, लेकिन आपने मोबाइल और इनमें अपना ज्यादा समय बर्बाद मत करिए, नहीं तो जीवन में ऐसे रह जाएंगे। जीवन में हाथ में मोबाइल ही रहेगा बेटा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोबाइल बिल्कुल कम से कम देखना ही नहीं है उसकी तरफ। टीवी देखने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में क्या हो रहा है उससे तुम्हें क्या मतलब है? कोई मतलब है? गाजा में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब है? अननेसेसरी की टेंशन अपनी जिंदगी में नहीं लेनी। क्रिकेट में भारत ने क्या किया, उसने क्या किया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ज्यादातर बच्चे क्रिकेट देखते रहते हैं, है ना। अभी वर्ल्ड कप हुआ था, देखो कितने लड़के जितने हैं सब उस पर लगे होंगे, शाम को किसने कितने रन बनाए, किसने क्या किया। उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? अगर तुमने अपने जीवन का 1 घंटा भी टीवी देखने में और मोबाइल देखने में बिताया, तो आपका जीवन का 1 घंटा जो है, जो मूल्यवान था, वो आपने खत्म कर दिया। उसकी कीमत आप आगे जाकर के समझोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, या जब जीवन में, असली जीवन में आप प्रवेश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरा जो 1 घंटा वो बर्बाद हुआ था, तो मैंने ये क्यों किया था। आज भी बहुत सारे बच्चे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सबके घर से कंप्लेंट आ रही है मेरे पास कि ये मोबाइल नहीं छोड़ता है, ये नहीं करता है, ये घर में ये नहीं करता है, ये घर में खाना नहीं खाता है, ये ऐसा नहीं करता है। पेरेंट्सों की इतनी सारी कंप्लेंट हमारे पास है कि अगर मैं उसकी वो लिस्ट बनाऊंगा ना, तो पूरा रजिस्टर भर जाएगा। इसलिए ये सुबह की जो क्लास हो रही है आपकी, आपको यही समझाने के लिए की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने जीवन को कैसे जीना है। ठीक है, जिस दिन आपको जीवन जीना आ जाएगा, उसके बाद आपके लिए कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। सबसे प्यार से बात करना, मैंने परसों बोला था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। सबसे पहले सबसे प्यार से बात करनी है। आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, वो आपको डांटते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, आपने चॉकलेट की जिद करी, आपको नहीं मिली, आप नाराज हो गए। उनकी उनकी स्थिति को समझिए। वो आपको बचाना चाहते हैं उससे, वो आपको नहीं देना चाहते हैं वो चीज। लेकिन कुछ बच्चों की मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि वो टोटल जंक फूड ही खा रहे हैं, वो चिप्स ही खा रहे हैं घर में। घर में तो रोटी तो खाते ही नहीं है ना। ऐसे ही शिकायतें मेरे को मिल रही हैं। तो इसमें आप अपने माँ बापों को समझिए, उनको, उनकी जो परिस्थिति है अभी, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे मना कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन आप जिद करके खा रहे हैं, तो इसमें नुकसान आपका है। ये सब चीजें धीरे धीरे करके आगे आपको बीमार करती रहेंगी। जितने बच्चे जितने जितने चिप्स खाते होंगे, जितने चॉकलेट ज्यादा खाते होंगे, जितने ज्यादा वो ज्यादा मोटे होंगे,
उनके अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां होंगी, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी। जो लोग मैगी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये मोमोज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, इन बच्चों का आप देख लेना, आपके आसपास में जितने बच्चे हैं आपको पता है ना, जो जो खा रहा है, आप उनको देखिए कभी, सबसे ज्यादा बीमार रहेंगे। और ये जो मैदा का खाना है, जो हम बिस्किट खाते हैं, ये जितना मैदे से बनने वाली चीजें हैं, चाउमीन है, मैगी है, जो भी चीज हम खा रहे हैं, ये मोमोज खाते हैं बच्चे, ये सब चीजें खाते हैं, ये क्या होता है, धीरे धीरे मैदा आपके पेट में जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैदा आपके पेट में जमना शुरू हो जाता है, आपकी आंतों में लेयर बन जाती है उसकी, और फिर वो मैदा जो है ना वहां सड़ने लगता है, और वो मैदा जब सड़ने लग जाएगा ना, तो आंतें गलने लग जाती हैं अंदर से। तो जब आंतें गलने लग जाएंगी ना, उसके बाद वो फिर आंतें काटनी पड़ती हैं। कोई इलाज नहीं है उसका, ये ध्यान रख लेना मेरी बात को। जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, अगर वो रोज रोज ये सब चीजें खाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे देखना आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल, 10 साल में ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आपकी आंतें तक काटनी पड़ेंगी। फिर क्या रह जाएगा जिंदगी में बताओ? ऑपरेशन हो जाएगा, पेट पेट से आंतें कट रही हैं, और अब आप तो फिर क्या, फिर तुम्हारा जीवन किस काम का है? जो भी तुमने जीवन में सपने देखे हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वो सब तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो घर में सिर्फ आप गेहूं की रोटी, वैसे तो गेहूं भी मना कर रहे हैं आजकल, अब आजकल मिलेट चलना शुरू हो गया है, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, जो हमारे पूर्वजों ने खाई है ना, वो चीज खाने के लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, गेहूं और चावल तो कह रहे हैं ये भी नहीं खाने हैं, इससे भी बीमारियां हो रही हैं, जितने शुगर हो रही है, ये हो रही है, सब इनसे हो रही है। मोटा अनाज खाना है, आजकल डॉक्टर ये कह रहे हैं, खोज हो गई है इन पर, रिसर्च हो रही है इस पे। और मैदा तो बिल्कुल जहर है एक तरह से। नमक, चीनी, मैदा, ये 4-5 आइटम है जो आपके जीवन में नुकसान करती है। नमक भी ज्यादा नहीं खाना है, चीनी तो खानी ही नहीं है, शुगर बिल्कुल बहुत कम खानी है ना? उबला हुआ खाना जितना हो उतने ज्यादा मसाले भी नहीं खाने हैं, साधारण खाना खाना है। ये मीट मछली ये सब चीजें छोड़ दो, सबसे ज्यादा बीमारियां इनसे होती हैं, क्योंकि आजकल न तो नदी शुद्ध है, न समुद्र शुद्ध है, न कोई भी शुद्ध है। तो वहां जितने भी ये मछलियां जो चीज खा रही हैं, उसमें भी बीमारियां हैं। तो वो मछली से, अभी देखा तुमने, है ना, अभी ये जो कोविड हुआ था, इसके बारे में भी जानते हो ना, कहाँ से शुरू हुआ था? है ना, कहते हैं कि वहां चमगादड़ से शुरू हुआ। वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या खाते हैं? जानवर खाते हैं। तो जब जानवर खाओगे, तो जानवरों को भी तो बीमारियां हो सकती है ना, तो वो बीमारी तुम्हारे अंदर आ गई। देखो पूरा विश्व बंद रहा, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व बंद हो गया था। और उस समय देखो, अपने माँ बापों से, अपने माता पिता और लोगों से, उनसे पूछो कि उस समय की स्थिति कैसी रही। जिनके सरकारी नौकरियां थी उनका तो चलो ठीक है, कुछ पैसे मिल गए, लेकिन जिनके प्राइवेट नौकरियां थे उनको तो तनख्वाह तक नहीं मिली थी। तो आप लोग हमारे देश के भविष्य हो, सभी बच्चे, तुम सब लोग महान बन सकते हो, सिर्फ सोचने की बात है। जिस दिन से जो बच्चा अपनी एक कल्पना कर लेगा कि मैंने ये बनना है, मुझे महान बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए और महान हो गए। इंजीनियर डॉक्टर बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, आईपीएस बनना, ये कोई महान आदमी, महान तो वो होता है जो समाज के लिए काम करता है। ठीक है, नौकरियां तो मिल ही जाएंगी, नौकरियां उससे अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन एक महान इंसान वो होता है जो अपने आस पड़ोस समाज के लिए कोई काम कर सकता हो। वो अपने आप तक सक्षम होता ही है, क्योंकि उसको तो सब मिल ही जाता है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। वो जहां पर जाएगा वो वहीं से अपना पैसा
इकट्ठा कर लेगा, खा लेगा, पी लेगा। उसको संसार में जहां भी वो जाएगा, जो आदमी सामाजिक होता है, जो समाज के लिए काम करता है, उससे सब प्यार करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई महान कार्य नहीं है, ये तो सब बन जाते हैं। आपको उससे भी महान काम करने हैं, जिसमें कि हमारा देश, हमारा समाज और जो जितने भी मानव जाति है, जितने भी मनुष्य हैं, ये नहीं कि ये हिंदुस्तान की बात ही है, तुम अमेरिका में रहो, तुम लंदन में रहो, तुम किसी भी देश में रहो, वहां भी लोगों के लिए ही काम करना है। तुम्हारा अपना भला स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तो विवेकानंद की कहानी आज अधूरी रही है, विवेकानंद की कहानी फिर दोबारा होगी। ठीक है, लेकिन आपने विवेकानंद जैसा ही बनना है। उन्होंने हमेशा, आपने देखे उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने थे, सन्यासी स्वामी कहने लगे बाद में उनको, है ना, ऐसे ही कपड़ों में रहते थे। और हमेशा जो भी काम किए होंगे सब समाज के लिए, सब लोगों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और इतना ज्ञान था कि जहां जाते थे, विदेशों में भी जाते थे, वहां लोग कहते थे आप यहीं रहिए, आप हमारे यहाँ के समाज को सुधारिए। तो आपने एक समाज सुधारक का काम भी करना है। रोज एक काम अच्छा करना है, रोज एक काम अच्छा करना है। चाहे आप कभी पेड़ लगाओ, ठीक है, चाहे आप किसी बुजुर्ग की सहायता कर दो, ठीक है, किसी बुजुर्ग को देख रहे हो, उनके मजाक नहीं बनानी है, उनसे कुछ ऐसी चीजें नहीं कहनी है, उनसे प्यार करना है। क्योंकि बुजुर्ग होता है, उनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, थके हुए होते हैं, उन चिड़चिड़े हो जाते हैं दिमाग से, उनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है। आपके घर में दादा दादी सभी लोग होंगे, है ना, उनसे हमेशा प्यार से बात करनी है, उनको खुश रखना है। और जो आपके आस पड़ोस में भी कई कई बच्चे जो हैं बहुत शरारती होते हैं, वो अगल बगल में परेशान, किसी के घर में बॉल फेंकना, किसी को परेशान करना, किसी को ये करना, कोई बुजुर्ग हैं उनको परेशान करना, उनकी मजाक बनाना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये अगर करोगे ना जीवन में बेटा, तो सोच लेना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जीवन। हर किसी से ब्लेसिंग्स लेनी है, दुआएं लेनी है। दुआएं तभी मिलेंगी जब आप अच्छा काम करोगे सबके लिए। ठीक है, उनके पास बैठ करके पूछिए उनसे क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, प्यार से। माता पिता हैं आपके घर में, उनसे पूछिए। ठीक है, सबके लिए आपने अच्छे बच्चे, और यहाँ टीचर्स के साथ, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ आपने बहुत अच्छा व्यवहार रखना है। जो बच्चा अच्छा व्यवहारिक होता है, जो बच्चा हर किसी, विनम्र रहना है, हमेशा झुका हुआ रहना है, विनम्र रहना है। ज्ञान उसी के पास होता है जो विनम्र रहता है। ठीक है, ज्ञान उसी के पास होता है जो हमेशा विनम्र रहता है। जो बदले की भावना से रहता है, जो हमेशा लड़ने की भावना से रहता है, उसके पास तो ज्ञान की कमी है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है। जो बच्चा स्कूल में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किसी से प्यार से बात नहीं करता है, कोई उसके साथ, जिसके साथ भी जाएगा उसके साथ लड़ाई करेगा, तो समझ लो उसके अंदर ज्ञान की कमी है, उसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान होगा वो कभी किसी से लड़ाई करेगा ही नहीं, वो हमेशा सबके साथ प्यार से रहेगा। ठीक है, तो सबसे मेन है जीवन में जीने के लिए प्यार। हर किसी से प्यार से बात करनी है, हर किसी के साथ प्यार से रहना है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है। अगर आपसे कोई बच्चा आगे पढ़ने में होशियार है तो उसका साथ दो, उसको बोलो कि आपने ये कैसे सीखा, मुझे भी सिखाई। आप अगर इस भावना से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी, और आप भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया कि जो बच्चा होशियार है उसकी टांग खींचने का काम करोगे, उसको बदनाम करने का काम करोगे, उसको परेशान करने का काम करोगे, ऐसे कामों में रहोगे ना, तो जिंदगी तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी, और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जितना तुम अभी तक हो ना, उससे बहुत जल्दी नीचे आ जाओ। तो अपने जीवन का ग्राफ हमेशा ऊपर को बढ़ाते रहना कि मैंने आज क्या अचीव किया है, कल मैंने क्या अचीव करना है, परसों मैंने क्या करना है। हर दिन का टारगेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो रोज हमने आज क्या किया, आज क्या अच्छा काम किया, कल हमने क्या अच्छा काम किया, परसों हमने क्या अच्छा काम किया, अगले दिन हमने क्या अच्छा काम किया। ये अच्छे कामों की अपनी लिस्ट बनाइए कि मैंने क्या क्या किया है, और देखिए आपके पास ब्लेसेस अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं।
ब्लेसेस भी आएंगी और आप हमेशा आगे बढ़ जाओगे, ये बात निश्चित है। चाहे बच्चे अभी 6th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, दिन की शुरुआत करने में देर मत करो, आज से शुरू करो। जो कल है ना वो कभी नहीं आता है, जो कल है वो कभी नहीं आता जीवन में, आज से अभी से शुरू करना है। कबीरदास का दुआ है ना, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। ये काम तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपका कोर्स होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, फिर लास्ट में एग्जाम आ गए, फिर तो आपकी बस की नहीं है कुछ करना। तो जितने दिन आपने जीवन के बना रहे हो, उन जीवन के दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। जो आज का चैप्टर है उसको आज ही क्लोज करना है, आज ही सीखना है, कल के लिए नहीं छोड़ना उसको। कल तो दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, जब आपको यही चैप्टर नहीं आएगा तो अगला चैप्टर कैसे आएगा। जो बच्चा ऐसे अपने नियम बनाएगा रोज के, वो बच्चा हमेशा आगे बढ़ेगा। और उसके लिए जिंदगी में, पूरे संसार में, मैं हिंदुस्तान की बात है, पूरे संसार में कहीं नौकरी की कोई कमी नहीं। जीवन यापन करने के लिए उसको नौकरी ही क्या, उसके पास इतने संसाधन होंगे कि उसको जीवन, वो जहां पर जाएगा, जहां खड़ा हो जाएगा, जहां से शुरू करेगा, जो काम शुरू करेगा, वो वहीं से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई आपको डॉक्टरी की तैयारी करनी है, मुझे ये तैयारी करनी है, मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपने फर्स्ट से लेकर 12th तक का कोर्स आराम से पढ़ लेना है, आपको उसमें सब आना चाहिए, बस हो गया। उसके बाद दुनिया की कोई परीक्षा दे दो आप, सब में पास हो, इस बात की गारंटी मैं देता हूं तुम्हें। ठीक है, तो आज का काम आज ही खत्म करना है। ठीक है, इस तरह से हम रोज आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे, और ये क्लासेस रोज चलती रहेंगी, सुबह का आधा घंटा। ठीक है, हाँ।